हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं CS यादव शेखर GS एकेडमी दरभंगा से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ इनके उत्तर देंगे। इसमें प्रश्न होगा और उसका 4 ऑप्शन होगा उसमें, और इन 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उनका आप लोग साथ साथ ही टिक लगाते जाएंगे। चलिए, तो हम समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सैन्य या नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला बिंबिसार को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? बिंबिसार को। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। किसे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। चलिए, अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किसे? अजातशत्रु को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, पहला ऑप्शन है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवा दिया। ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये जो है इसका ऑप्शन सी, ये भी सही है, क्योंकि जब सिकंदर ने विश्व विजय के लिए अभियान चलाया तो उन्होंने बहुत सारे रजवाड़ों को जीत लिया, बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया, और जिस प्रदेश को जीतते गए वहां पे अपना उपनिवेश स्थापित करते गया और आगे बढ़ते गया। इसीलिए इसका ऑप्शन 3 सी भी सही है। डी ऑप्शन कहता है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो दोस्तों ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिकंदर ने कभी भी भारत को नहीं जीत पाया और न ही इसको यूनान का रियासत बना पाया। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किस शासक ने किया था? उदयन ने। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना किया था। कहां पे? गंगा और सोन नदियों के संगम पे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना हुआ था? हर्यक वंश की। हर्यक वंश का स्थापना हुआ था। हर्यक वंश के राजा कौन थे? बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो कुशीनगर के मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था।
वैशाली के लिच्छवी में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था दोस्तों, क्योंकि मगध में क्या था? राजतंत्र था। क्या था मगध में? राजतंत्र था। उसके बाद कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। वहां पे जो शासन चलाया जाता था वो एक समूह के द्वारा चलाया जाता, जो वहां के प्रजा होते थे उन प्रजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। कहां पे? कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, वैशाली और लिच्छवी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। तो महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद का। और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना किया था दोस्तों। किस वंश के? नंद वंश के। अगला प्रश्न है, किस मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किस मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्या है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ जो भारत आया था उनमें एना सिक्रिटिस था, ये तो था दोस्तों। एरिस्टोबुलस भी था जो सिकंदर के साथ भारत आया था। नियारकस भी भारत आया था सिकंदर के साथ, लेकिन हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इनमें से एक ए, बी और डी सही है दोस्तों, सी गलत है। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था दोस्तों? महापद्म नंद। अगला प्रश्न, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडर मीज कहा गया है? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडर मीज कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा घनानंद। घनानंद को यूनानी लेखक ने अग्नमीज या जेंडर मीज कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। किसने? कौन था? घनानंद। इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से अपने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किस वंश की?
मौर्य वंश की स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से। अगला प्रश्न 16 नंबर, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था भारत में। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मगध के कौन से शासक थे जिसने अपने पिता की हत्या कर दिया और फिर खुद अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो वो थे अजातशत्रु। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार का पुत्र थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु थे। और फिर अजातशत्रु का वध या उनको उनका पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो उसे कह रहा है, ईरान का किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो कौन था दोस्तों? वो थे डेरियस दारबाहु। कौन था? डेरियस या दारबाहु प्रथम। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, हाइडेस्पिज या बितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिज या बितिस्ता का युद्ध जो है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया पश्चिमी भागों से, तो उन्होंने झेलम नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे सिकंदर महान के सेना और पोरस के सेना, उस समय जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र था वहां पे पोरस का शासन था, तो पोरस ने इनको सिकंदर के सेना को रोकने का प्रयास किया और झेलम नदी के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हो गया और उन युद्ध में पोरस की पराजय हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। दोस्तों किस चीज का? लोहे का उपयोग। व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। और जब लोहे का उपयोग किस चीज के लिए? तो अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, रथ मूसल बनाने के लिए इन लोहों का प्रयोग किया जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। क्या था? गिरिब्रज या राजगिरी। अगला प्रश्न कहता है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने
अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने। किसको? जीवक को भेजा था। जीवक कौन थे? ये मगध सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती को जीत लिया और मगध में मिला दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ अगर पूछ देगा तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न कहता है कि किस मगध साम्राज्य ने अंक का विलय अपने राज्य में किया? किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में किया? तो किसने किया था दोस्तों? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किस मगध अंग का विलय किस में कर दिया? मगध साम्राज्य में। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में से अंग भी एक महाजनपद था। क्या था? बिहार में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित था। इनमें से एक था मगध और दूसरा था अंग। अंग का राजधानी चंपा। कहां था दोस्तों? चंपा, जो वर्तमान भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। बाकी वत्स, कौशल और अवंती का विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कहता है निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिब्रज मगध साम्राज्य की राजधानी था। राजगिरी भी मगध साम्राज्य की राजधानी था। पाटलिपुत्र भी मगध साम्राज्य की राजधानी था। लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ईरान के खमनी वंश के शासक थे डेरियस या दारबाहु प्रथम। तो डेरियस ने क्या किया? भारतीय प्रांत को जीत करके पहली बार फारस साम्राज्य में मिला दिया। और वो कौन सी भाग था दोस्तों? जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान है और कुछ पाकिस्तान का एरिया है, उसी क्षेत्र पर उन्होंने विजय हासिल किया था। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। हाइडेस्पिज या बितिस्ता का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिज या बितिस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों। किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। किस? झेलम नदी के तट पे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि 323 ईस्वी पूर्व में
सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेबीलोन में। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा, उदयन या उदयन के द्वारा। सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था या उदयन। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था दोस्तों? नंद वंश का शासन था। और उस समय राजा कौन थे सिकंदर के आक्रमण के समय? तो नंद वंश के शासक नंद वंश के शासकों का शासन था दोस्तों शिशुनाग का, सॉरी शिशुनाग ने, ये नंद वंश के शासक, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। और अंतिम शासक घनानंद थे। कौन थे दोस्तों? घनानंद। और इन्हीं घनानंद को हरा करके मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और सिकंदर का आक्रमण भी घनानंद के समय ही हुआ था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। कहां पे है? अंगुत्तर निकाय में। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था दोस्तों? मगध था। कौन था? 16 महाजनपदों में टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध जनपद था। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था। कहां पे किया गया था दोस्तों? कलिंग में। कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था। कहां पे? कलिंग में। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, वो थे डेरियस। कौन थे दोस्तों? डेरियस। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था दोस्तों? अवंतिका। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है दोस्तों? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ये जो है 41 महत्वपूर्ण प्रश्न था
जो इतिहास से संबंधित था आप लोगों के लिए लेकर के हम आए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के एग्जाम में। अब आप लोग क्या करेंगे, हमारे इन वीडियो जो हमारे द्वारा बनाया जाता है आप लोगों के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शेखर GS एकेडमी SHEKHAR शेखर GS एकेडमी ACADEMY शेखर GS एकेडमी पर जाएंगे और वहां पर हमारा YouTube लिंक है @ शेखर SHEKHAR शेखर GS एकेडमी ACADEMY इनको @ शेखर GS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप डायल करेंगे और फिर आपको हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, इन यूट्यूब चैनल पर जा करके एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको दबा देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो आपके पास सीधे पहुंच जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।